Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I am back with yet another important topic. We will discuss the important terms related to money and banking. स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको MCQs अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी because the key to success in MCQ based exams depends on the clarity of concept. How well you know and understand the terms will fetch you good marks, and that too very easily. And even if you are aware of the term and there's a minute confusion about the concept, you might end up attempting the question wrongly. So it's really important to know these terms, and many out of these terms are familiar to all of you. So let's begin. First is acceptance. See, as you all know, bills of exchange are monetary instruments, ठीक है, in which two parties are involved. एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई. It's draw's liability to pay the bill on maturity date, and for this he signs the bills of exchange to give his consent. This signing and giving the consent is known as acceptance. Without acceptance, bills of exchange is just a piece of paper, and acceptance works as assurance that the money will be paid. Okay. Next is ad valorem tax. This question I have seen in various examinations. I think I have seen in BHU MCOM entrance 2015 या 16 में था ये question, and also research entrance test 2016, 17, 18 किसी एक साल में भी मैंने इस question को देखा है. तो I think ये आप लोग को भी पता होना चाहिए. And ad valorem means according to value. It's a Latin phrase. ठीक है. An ad valorem tax is tax based on the assessed value of an item. से अभी एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख रुपीज़ है, तो अगर उस पर टैक्स इम्पोज होगा तो वो उस 40 लाख रुपीज़ पे ही होगा. सो दिस इज द एड वैलोरम टैक्स. नेक्स्ट कम्स एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. When one currency rises in terms of value compared to other currency, it is referred to as the एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. आप सभी सुनते होंगे कि कभी ना कभी कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत में गिरावट आई या सुधार आया. इसके पीछे क्या रीजंस होते होंगे? बहुत सारे रीजंस होते हैं. प्रेजेंट रीज़न जो है, प्रेजेंट सिचुएशन, वो पूरा एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पूरे कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड इकनॉमीज जो है इस टाइम हैम्पर हो रखी हैं. तो अभी के लिए तो नहीं कह सकते. रेस्ट ऑफ द टाइम्स जब ऊपर नीचे कुछ होता है, अप्रिसिएशन होता है किसी करेंसी में अगर, तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी में जब चेंजेस आते हैं उसका भी इफेक्ट होता है. कई बार इंटरेस्ट रेट्स में, कई बार ट्रेड बैलेंसेस में, बिजनेस साइकिल्स में, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स बिटकॉइंस. ओके. बिटकॉइंस इज अ वर्चुअल करेंसी. इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं. इट्स अ पेमेंट सिस्टम. इट कैन बी डिफाइंड एज डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स ऑफ ट्रैकिंग एंड असाइनिंग वेल्थ और इकोनॉमी. सी, ईजी टर्म से समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, इंटेंजिबल और वर्चुअल करेंसी है. इसे आप टच नहीं कर सकते. जैसे आप कभी हाथ में, जैसे करेंसी हमारे हाथ में होती है ना, ये कभी हाथ में नहीं होती किसी के. ये सिर्फ वर्चुअली प्रेजेंट होती है, एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू समवन बाय ऑनलाइन मोड्स ओनली. ठीक है. आपके लिए एक आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे कि बिटकॉइंस को इन्वेंट किसने किया था. ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. एंड नेक्स्ट कम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में. बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट ऑन द इंटरनेशनल बेसिस. आपके जो भी कंपनी, जो भी इन लोग, इंडिविजुअल हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है या फिर खुद गवर्नमेंट किसी कंट्री की, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है और एट द एंड ऑफ ईयर दे प्रिपेयर देयर स्टेटमेंट्स, तो अगर वो अपनी टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट्स का टोटल करते हैं, जब भी एक जगह पे लिखते हैं, तो उसी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नेशनल बेसिस पे बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बेसिस पे बोल सकते हैं. इसको ही आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. It expresses basically the relationship between a country's payments for imports and goods and the receipts from exports. हम जब भी इम्पोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? पे करेंगे. और जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा? पैसे रिसीव होंगे. तो बस ये इसी का डिफरेंस एक्चुअली करेंगे जब भी आप, तो आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड.
एंड आई थिंक करंट अफेयर के व्यू पॉइंट से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जर्मनी को लास्ट ईयर 2019 में जर्मनी हैड द लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस फॉलोड बाय जापान एंड देन चाइना, एंड यूएस का ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक और टर्म जो है डिनोट की जाती है, क्या बोलते हैं उसको? नेक्स्ट इज बैंक रेट. Bank rate is simply a rate at which RBI lends money to commercial banks. ठीक है, इसमें ज़्यादा याद करने की व परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल याद रखिएगा कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स रेज करने की ज़रूरत होती है, उन्हें चाहिए होते हैं फंड्स, तो वो RBI से लेंड कर सकते हैं, और RBI उन्हें किस रेट पे लेंड करता है उसी को बोलते हैं बैंक रेट. Next comes business cycle. Business cycle describes the rise and fall in production output of goods and services in an economy. ठीक है, business cycles are generally measured using the rise and fall in the gross domestic product, either nominal or adjusted for inflation. Well, the business cycle is closely related to economic cycle and trade cycle. Next comes capital budget. A budget allocating money for the acquisition or maintenance of fixed assets such as land, buildings और equipments. जहाँ पे भी कैपिटल टर्म यूज़ होता होगा, आपने और भी सुना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है. ये सारे कहाँ किसे रेफ़र करते हैं? जब भी आपके कैपिटल नेचर के एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे. कैपिटल बजट यानी ऐसी चीज़ों के लिए बजट जो कैपिटल नेचर की हो. तो आपका यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स, लैंड्स, बिल्डिंग मेंशन है ना. वैसे ही अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो आप क्या बता सकते थे कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो इस तरह की एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लिया हो. कैपिटल रिसिप्ट बाय सेल ऑफ सच एसेट जो कैपिटल नेचर की हो, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया. तो इस तरह की चीज़ें याद रखिए कि सुफिक्स और प्रीफिक्स में भी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा कि एक साथ अगर दो टर्म्स यूज़ हो रही है, कैपिटल एंड देन बजट, तो फिर याद रखिएगा कि ये आपको ईजिली आप डिकोड कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स कैपिटल गेन टैक्स. दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम जनरेटेड थ्रू सेल ऑफ एनी लाइक प्रॉपर्टी हो गई, कोई स्टॉक या बॉन्ड आपने सेल किया, तो उससे जो भी आप कैपिटल नेचर की जितनी भी एसेट्स हैं आपके पास, अगर उसमें से आप कुछ भी सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज होता है. नेक्स्ट कम्स कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड सिक्योरिटीज़. कैपिटल मार्केट में हमेशा वही सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती हैं जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं. शॉर्ट टर्म के लिए आपका मनी मार्केट है. मनी मार्केट को एक और टर्म डिनोट किया जाता है, ये आप मुझे बताइएगा कि क्या बोलते हैं उसे. बिकॉज ऑफ फ्रेश इश्यूज़ वहाँ पे ही किया जाता, जो भी पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है वो प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती हैं, इसलिए उसे कुछ एक टर्म दिया जाता है, वो आप मुझे बताएंगे. मैंने इतना बता दिया आपको. Call money. It is a money borrowed on a very short period. When money is lent for a day, it's called call money. Call money एक बहुत ही ईजी वे है जो है शॉर्ट टर्म फंड रेज करने का. ये कंपनीज आपस में ज़रूर करती हैं. एंड ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा जब भी मोड्स ऑफ फाइनेंस पढ़े होंगे आपने, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग उसमें रहा होगा. सो रिमेंबर दैट. कोलेटरल सिक्योरिटी. कोई भी एसेट मॉर्टगेज की जाती है अगेंस्ट टेकिंग अ लोन, तो उसे ही आप कोलेटरल सिक्योरिटी बोल सकते हैं. और ऐसा क्यों किया जाता है कि इनकेस जिस बोरोवर ने लोन लिया है और अगर वो ना रीपे कर पाए, तो जो लेंडिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर सकता है कि इसी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना लॉस रिकवर कर सकता है. कमर्शियल बैंक्स आप सब जानते हैं क्या होता है. इट्स टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, ऑफर्स चेकिंग अकाउंट सर्विसेज, मेक्स वेरियस लोन्स एंड ऑफर्स बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी आपको करंट अफेयर्स में मिल सकती है. अच्छा टॉपिक है ये, और रिसेंट का है तो हो सकता है एग्जाम में भी अपीयर हो. ये कौन कौन से बैंक्स आपस में मर्ज किए जा रहे हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग. Next comes commercial paper. It's a very commonly used type of unsecured short-term debt instruments used by corporations, typically used for financing of payrolls, accounts payable and inventory. सडनली जब भी ऐसा होता है कि फाइनेंस की शॉर्टेज हो जाती है, तो कमर्शियल पेपर्स हैं या वो हर चीज़ जो बहुत ही जल्दी से हमें विद लेस फॉर्मेलिटीज़ बहुत जल्दी से फाइनेंस प्रोवाइड करा देती है, ऐसी ही चीज़ों पे ट्रस्ट किया जाता है. तो कमर्शियल पेपर इज़ वन ऑफ देम. ठीक है, इट्स एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट. ये बात याद रखिएगा कि कमर्शियल पेपर के बारे में अगर ऑप्शन में इस तरह से दे दे कि इसमें से कौन सा कमर्शियल पेपर की
कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, इस तरह से दे सकता है आपको। सिक्योर्ड वहाँ लिख के कंफ्यूज कर सकता है, तो अनसिक्योर्ड होता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट कम्स डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इट मीन्स घाटा यानी लॉस, ठीक है। इट मीन्स जनरेटिंग फंड टू फाइनेंस द डेफिसिट। हमेशा जब भी उस घाटे को कवर अप करने के लिए हमको अगर फंड्स रेज करने पड़े तो हम इसे क्या कह सकते हैं? डेफिसिट फाइनेंस। नेक्स्ट कम्स डीवैल्यूएशन। सी डीवैल्यूएशन इज डन डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर किया जाता है इसे। इट्स अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन अ कंट्रीज करेंसी वैल्यू। गवर्नमेंट इशूइंग द करेंसी डिसाइड्स टू डीवैल्यू अ करेंसी। और इससे फ़ायदा क्या होता होगा? ऐसा हम क्यों करते हैं? अपनी करेंसी की वैल्यू हम डिक्रीज़ क्यों करते हैं? इसलिए ताकि कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स कॉस्ट है वो कम हो जाए, और जो ट्रेड डेफिसिट है उसे भी कम करना अगर होता है तो ही इसे डिवैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट कम्स आपका डिसइन्फ्लेशन। सी आई मेंशन हियर डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन, ये अलग अलग दो टर्म हैं। बहुत लोग इसके जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है सेम ही टर्म्स होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। डिसइन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? इट्स जस्ट टेम्परेरी स्लो डाउन ऑफ द पेस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन जिस स्पीड पे हो रहा होता है एक फॉर एंड दैट टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये टेम्परेली होता है। इसमें अगर स्लो डाउन आ जाए प्राइस इन्फ्लेशन में तो उसी को आप डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। जबकि डिफ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इट इज़ अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू आउट एन इकोनॉमी। एंड डिसइन्फ्लेशन इज व्हाट? when price inflation slow down temporarily. Okay, next comes exchange rate. An exchange rate is the value of one's nation currency versus the currency of another nation or economic zone. जैसे आप देखते हैं कि $1 के अगेंस्ट आप कितने रुपी इंडियन रुपी में ले सकते हैं, तो उसी को आप एक्सचेंज रेट बोलते हैं। Next comes green banking. Next comes green banking. I think it's a very important term to know, that it means simply means promoting environmental friendly practices and reducing carbon footprints. यानी कि focusing more on plastic money than the paper money, and doing the payments through online mode more and less in currencies. Okay, तो इससे क्या है, हम environment पे अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और यूज़ ऑफ पेपर एंड करेंसी हम कम कर सकते हैं। व्हाट इज़ जीएनपी? बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए आपको, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो जीएनपी इज़ अ की मेजर ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ nation's economy. Okay, GNP is the national income calculated as money value of goods and services produced in the country in 1 year. हमेशा ये याद रखिएगा कि ये 1 ईयर वाली बात मेंशन करना ना आप कभी भी भूलें, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री के जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मनी वैल्यू उनकी ली जाती है, उसी को आपके जो है जीएनपी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन पर्सन और कंपनीज हु आर नॉन इंडियंस। सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का से ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं वो नॉन इंडियन पीपल ही है जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, या तो कम कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो थ्रू एफडीआई द इन्वेस्टर्स बिकम द शेयर होल्डर इन इंडियन कंपनीज एंड यूजुअली हैव स्टेक दैट विल गिव देम कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कंपनी। Next comes inflation. Inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising and consequently purchasing power of currency is falling. हमेशा इन्फ्लेशन क्या करता है कि परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी को रिड्यूस करता है और बढ़ाता क्या है, जो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। इनोवेशन। इनोवेशन जब आप बीकॉम में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर के बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी। फ़िलहाल आप जान लीजिए कि इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। 1934 में शुम्पीटर ने ये कंसेप्ट दिया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दिस। एंड नेक्स्ट कम्स इंसॉल्वेंसी. Insolvency is simply the inability or to pay the debts from, और ये किसी के लिए भी हो सकता है, पर्सन के लिए या कंपनी के लिए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ फैमिली, अ पर्सन और कंपनी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट व्हेन दे आर अनेबल टू पे देयर डेट्स बैक ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लेजीज फेयर. बहुत सुना हुआ टॉपिक, बहुत सुना हुआ टर्म है ये आपके लिए। लेजीज फेयर का मीनिंग क्या होता है कि लीव अलोन. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द बिजनेस अफेयर्स. कभी भी जो गवर्नमेंट अगर जो
प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन प्राइवेट बिजनेस पर्सनस हैं, अगर उनके काम में दखल अंदाजी करेगी बहुत ज़्यादा तो वो अच्छा नहीं मानते हैं इकोनॉमी के लिहाज से, तो इसलिए लेजी स्पेयर होना चाहिए हर जगह. Next comes marginal standing facility MSF. It is a rate through which bank can borrow funds for or on overnight basis. ठीक है, जब भी बैंक्स को बोरो करना पड़ता है फंड्स, किसी भी इस तरह की शॉर्टेज हो जाए उनके पास, अगर फंड शॉर्टेज है और उन्हें बोरो करना है तो वो किस रेट पे बोरो करते हैं, MSF पे. ये बदलता रहता है, अभी प्रेजेंटली 4.65 है, तो आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले कि कोई चेंज अगर हुआ है तो अपडेटेड रहिएगा उसके लिए. मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ RBI. ये क्या है? करंट सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू इशू नोट्स इन मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ओके, जब RBI कभी भी करेंसी इशू करता है तो वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग इशू करता है. जितनी करेंसी जो है इशू होती है उसका गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज का एक बैकअप मेंटेन किया जाता है, उसे रिजर्व भी बोल सकते हैं आप, तो फिर इसीलिए इसको मिनिमम रिजर्व्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स मसाला बॉन्ड. ये बहुत ही नया सा टर्म होगा कुछ लोगों के लिए. दीज बॉन्ड्स आर लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज टर्म्ड एज मसाला बॉन्ड. ये क्या है? दीज बॉन्ड्स आर ऑफर्ड एंड सेटल्ड इन US$ टू हाइक इंडियन रूपी इन इंटरनेशनल मार्केट. ये यहाँ इंडिया में नहीं ट्रेड होते, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं ट्रेड, और इसे US$ के में ही परचेज कर सकते हैं ताकि इंडियन रूपी को हम US$ के कंपैरिजन में या इंटरनेशनल मार्केट में और भी करेंसीज जो है उनके साथ हम इंडियन रूपी को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकें. ओके, नेक्स्ट कम्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, दैट इज़ MSMEs. आपको पता होना चाहिए इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं. माइक्रो इज़ व्हाट? बिलो 25 lakhs अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि वो माइक्रो हैं. नेक्स्ट कम्स स्मॉल, दैट इज़ 25 lakhs to 5 crores, एंड देन कम्स मीडियम, दैट इज़ 5 crore to 10 crore. अगर ये जो है बैंड है, इन्वेस्टमेंट बैंड इन लोगों का प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो आप MSMEs को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. सो इसका एक पार्ट बी भी होगा अभी. दिस इज़ द एंड, सो वी विल मीट अप नेक्स्ट and we will complete the terminology section in part B of the same. And till then, keep yourself updated with the current knowledge, and stay tuned for more videos. If you haven't subscribed yet, please subscribe and hit the bell icon as well. If you liked the video, hit like button and continue.